हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया। आपको बताया भी था कि जब लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट वेवलेंथ या अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की स्ट्राइक करती है ऑन अ मेटल प्लेट, तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि दोज इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बिकॉज ऑफ फोटॉन्स और लाइट, तो उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड आउटर सर्किट में जो करंट फ्लो होती है दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताए थे आपको और वो लिखवाए भी थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे वो ऑब्जर्वेशंस। मैं एक बार समराइज कर दूं वो ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू ना हो तब तक कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी, कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट स्ट्राइक क्यों ना करवाएं ऑन द मेटल प्लेट। So this was the first point, that photoelectric effect will be exhibited only when the light of minimum frequency called threshold frequency strikes on the metal. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि हमने कहा था कि आने वाली जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, उसके दो फीचर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं। क्या? एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, विच इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स और फोटो इंटेंसिटी। कई बार हम इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। तो हमने क्या कहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कमिंग आउट हैं फ्रॉम द मेटल दे इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फोटो करंट इन द आउटर सर्किट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज लीनियरली। तीसरा पॉइंट ये बताया था कि अगर हम फोटो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लीनियरली बढ़ती है, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे मेटल से दैट रिमेन सेम। सो फोटो करंट रिमेन सेम बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे जो हमने लिखे थे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात आती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन ने परफॉर्म किया था, इसी को एक्सप्लेन भी किया था। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिखेंगे नेक्स्ट, व्हेन अ फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, लाइट के क्वांटम को हम क्या बोलते हैं? फोटोन, एज पर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो व्हेन ए फोटोन स्ट्राइक्स, फोटोन ऑफ suitable frequency nu greater than equal to nu naught। nu naught क्या है? threshold frequency। तो when a photon of suitable frequency strikes on a metal surface, part of its energy is used up in taking out of electron from the attractive influence of metal, and that is called work function of metal. This is called work function of metal। इसका सिंबल हम W यूज करेंगे, कहीं कहीं फाई भी यूज करते हैं, W यूज करेंगे। एंड रिमेनिंग एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग एज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को यूं कह सकते हैं कि एच न्यू इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो के ई मैक्स would be equal to
h nu minus w. This equation is known as Einstein's photoelectric equation. So this equation is known as Einstein's photoelectric equation by law of conservation of energy. ये है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखो पूरी बात समझ लो एक बार, क्या बात कह रहे हैं यहां. देखो हम ये कह रहे हैं कि मेटल की सरफेस है, सरफेस पर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं. मेटल में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, और खासकर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली हेल्ड विद द न्यूक्लियस, आसानी से रिमूव होते हैं वो. जब फोटोन आया लाइट से, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा थी, तो कैपेबल फोटोन हुआ. कैपेबल फोटोन का मतलब विच हैज द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो फोटोन आया, ये रहा फोटोन आया, ये मेटल सरफेस है, आया, टकराते ही ये फोटोन अपनी एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी इट विल लूज टू सम इलेक्ट्रॉन. मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी. इलेक्ट्रॉन एनर्जी खा के एक्साइट हुआ, और उस जो एनर्जी आई फोटोन की, उसकी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से रिमूव करने में काम आई. भाई ध्यान दो, मेटल से इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन. मेटल के जो न्यूक्लियस हैं वो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखा हुआ है. तो ऐसा नहीं है फूंक मारा इलेक्ट्रॉन उड़ गए, ये लो सारे न्यूक्लियस ही बचे हैं, ऐसा थोड़ी होता है. तो इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड विद द न्यूक्लियस बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जब वो फोटोन आएगा, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा. सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द मेटल, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. अरे इलेक्ट्रॉन मेटल से चिपका हुआ है, उसको छुटाने में भी एनर्जी खर्च होगी, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. तो जो फोटोन आया, सम ऑफ द एनर्जी इज गिवन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, वर्क फंक्शन के रूप में काम में आ गई. एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो पूरी एनर्जी इस्तेमाल करवा दी. तो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द लाइट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के मैक्स. तो के मैक्स की वैल्यू हो गई एच न्यू माइनस डब्ल्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड डब्ल्यू इज द वर्क फंक्शन. तो यही तो लिखा है आपने. When a photon light of suitable frequency strikes on a metal surface, part of its energy is used up in taking out the electron from the attractive influence of metal, called work function of metal, and remaining as kinetic energy of the photoelectron. And this equation is called Einstein's photoelectric equation. सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे. अब यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम. वर्क फंक्शन कैसे डिफाइन करें? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which the photoelectric effect is exhibited. So this is the minimum frequency at which the electron will be ejected but with zero kinetic energy. Threshold frequency nu naught is the minimum frequency of photon or light which ejects photoelectron with zero kinetic energy. मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो बस इलेक्ट्रॉन को तो निकाल के बाहर लाएगा और सरफेस पे छोड़ देगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. मतलब इसलिए ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन विद जीरो काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब यहां से मैं ऊपर वाली लाइन हटा रहा हूं, एक बार नोट कर लो सभी स्टूडेंट्स. ऊपर वाला पैराग्राफ नोट कर लेंगे.
अब यहां पर तो इसका मतलब यहां से क्या बोलोगे, व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, के मैक्स वुड बी इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से फिर कह सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज कॉल्ड एच न्यू नॉट और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, वेयर न्यू नॉट कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा नॉट कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं, मिनिमम वेवलेंथ नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। याद रखें, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो व्हाट इज इट, मैक्सिमम वेवलेंथ टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये नीचे वाला पैराग्राफ भी हटा रहे हैं, एक बार नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। maximum wavelength to cause photoelectric effect। इससे ज्यादा वेवलेंथ हुई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज नहीं होगा, चाहे कितने भी फोटोन टकरा लो ऑन द मेटल सरफेस। तो ये एक इक्वेशन है वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन is the characteristic property of metal and low work function is found to be for alkali metals like potassium, rubidium, cesium etc। अच्छा, उसका ऑर्डर भी यह है, देखो इसका ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप अमंग द alkali metals और alkaline earth metals। जनरली जिन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं, बड़ी आसानी से रिमूव होते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आसानी से रिमूव होगा, ऑब्जर्व होगा। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इन मेटल्स ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल पीटी पीरियोडिक टेबल। So from top to bottom in the group in periodic table in among metals, W decreases from top to bottom। तो from top to bottom W decreases, इसका मतलब सीजियम के लिए वर्क फंक्शन मिनिमम है, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इंक्रीजिंग W। Lowest work function is observed for cesium। Lowest work function is observed for cesium। तो ये काफी लो वर्क फंक्शन है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसी मेटल्स के लिए। तो ये मेटल्स बहुत आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। मेटल्स लाइक potassium, rubidium, cesium easily show photoelectric effect। तो metals like potassium, rubidium, cesium easily show photoelectric effect।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, और जितना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होगा, जितना वर्क फंक्शन कम होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ी आसानी से शो होगा। तो इस तरीके से आप ये कहते हो, ये इक्वेशन थी। अब इसी वैल्यू को जरा आइंस्टीन की फोटो इक्वेशन में, पहले यहां तक की बात नोट कर लो, लिख लें इसको। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं इस काइनेटिक एनर्जी को, वो भी बात करेंगे। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर थी? अभी अभी देखा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये फॉर्मूला है। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, आप ये भी बोल सकते हो। तो ये है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये थी। अब बात यहां पर हमने एक आती है के मैक्स क्यों, नोट करके लिखेंगे। क्या पॉइंट? देखो पॉइंट ये है कि अगर लाइट टकरा रही है मेटल सरफेस से, लाइट आई मेटल सरफेस से टकराई, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी भी मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा है, कैपेबल लाइट है, और वो मेटल सरफेस पर टकराई, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया, तो क्या वो फोटोन 100% श्योर है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगा? नीड नॉट बी। इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्यों? फोटोन आया, टकराया, उसने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, सरफेस पे ऊपर ही इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो फिर वो इजेक्ट करा देगा। बट कई बार इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही नहीं मिलता, फोटोन आएगा, इट विल गो अ लिटिल इनसाइड द मेटल, और वहां पे किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी उसने। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खा करके मुस्कुराता हुआ, आज तो ऊपर जाऊंगा, फ्री होऊंगा, आजादी का दिन है, तो वो नीचे से निकल के आ रहा था रास्ता बनाता हुआ, तभी से टकरा गया उसका किसी और न्यूक्लियस से या एटम से, एंड विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी पार्शियली और फुल्ली, एंड विल डाई आउट इनसाइड द मेटल, may not able to come out, may not be possible that it may come out। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई कैपेबल फोटोन आता है, टकराता है, इट में इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन और इट मे नॉट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। नॉट ओनली दैट, इट में इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर वो मान लो ऐसा हुआ, आया, टकराया, सारी एनर्जी दी उसको, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन बगैर किसी एनर्जी को लूज किए, बगैर किसी से टकराए पकड़ाए, एकदम बाहर को बाहर निकल आया, तो it will have the maximum kinetic energy। but यदि while coming out it collides with other atoms, then it will lose its kinetic energy partially or fully and may not come out or may come out with the lower kinetic energy than Ke max। समझ में आई आपको? अब आई ना आई, सुनो। कैपेबल फोटोन आया, सरफेस पर टकराया, सरफेस से ही कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया उसे अपनी एनर्जी दे दी, तो बस सरफेस से कूद के बाहर आ गया, इट विल हैव द काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, ये वाली। बट यदि मान लो ऐसा ना हुआ, फोटोन आया, टकराया, सरफेस पे ना मिला, थोड़ा अंदर गया, वहां से किसी इलेक्ट्रॉन को चूज किया, उसको अपनी एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को खा करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करते करते बाहर आते आते अगर वो कहीं से टकरा गया, तो इट मे लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी पार्शियली और फुल्ली एंड मे नॉट कम आउट, मे कम आउट और मे कम आउट विद द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 to Ke max। तो इसका मतलब क्या पक्का है कि अगर 100 फोटोन टकराएंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे? नीड नॉट बी। क्या पक्का है कि 100 फोटोन टकराएंगे और मान लो 20 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो 20 ही काइनेटिक एनर्जी, ऑल विल हैव द काइनेटिक एनर्जी Ke max? नीड नॉट बी। सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस? 0 to Ke max।
0 to ke max। आई बात समझ में? लिख लें इस बात को, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? number of photons, capable photons striking on the surface does not mean that the equal number of photoelectrons will be ejected। Number of photoelectrons ejected from metal need not be equal to number of capable photons striking on metal surface। तो क्या पॉइंट कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल नीड नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कैपेबल फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस। It is less। Number of photoelectrons is less than number of photons striking on surface। सारे इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली दिस नंबर इज लेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरली लेस होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। नीड नॉट बी इक्वल, हो भी सकते हैं, इक्वल साइन भी लगा दो, लेस देन और इक्वल टू, मैक्सिमम तो इक्वल हो सकते हैं बट उससे कम ही होते हैं जनरली। रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0 to ke max। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के आ रहे हैं दैट में हैव द काइनेटिक एनर्जी 0 और ke max और एनी वैल्यू इन बिटवीन 0 to ke max, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी व्हाइल कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस विद कोलाइडिंग विद अदर मेटल एटम्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये इक्वेशन थी, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये थे पॉइंट्स। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर एक और टर्म डिफाइन करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? वी शैल टेक, पहले एक दो सवाल लेते हैं छोटे छोटे बेस्ड ऑन इट। तो नोट डाउन द क्वेश्चन, पहले नोट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन इसी इक्वेशन सॉल्व होते हैं। एक तो यही ke max इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट और w इज इक्वल टू h nu नॉट। मान लो एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लें। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट तो समझते हो ना, पहले बताया था मैंने, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट होती है दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर स्ट्राइक्स ऑन दिस मेटल। फाइंड फर्स्ट threshold wavelength, second threshold frequency, and third maximum kinetic energy of photoelectron। करो सॉल्व। एक दो क्वेश्चन लेने के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, किस तरीके से हम ये ग्राफ्स बना सकते हैं बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोट डाउन द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट।
देखो भाई, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन ही आ जाएगी। तो W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी 12,400 ले लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, अपॉन वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ गया 6,200 एंगस्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली, दिस द आंसर। और फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यू कैन फाइंड आउट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप चाहो तो यहीं से फाइंड आउट कर लो, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा नॉट। ये तो फार्मूला जानते हो आप, सी तो कांस्टेंट है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा नॉट भी अब मीटर में लेना ताकि ये हर्ट्ज में आए या पर सेकेंड। तो जरा वैल्यू पुट करो लेमडा नॉट की, 6200 × 10⁻⁻10। अब आ गई है हर्ट्ज और पर सेकेंड। करियो सॉल्व। तो 3 अपॉन, मान लो ये 0.62 ले लो, और 0.62 × 10⁴ 10⁻⁻6 6 8 और 6 14 हर्ट्ज। तो ये कितना हो गया 300/62। बस सॉल्व कर लेना। सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। अब देख लेना जो भी वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप अपनी एक बार चेक कर लेना, मेरी में थोड़ी गड़बड़ हो तो खुद सही कर लिया करो बस कैलकुलेशंस। कॉन्सेप्ट ये है। तो लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू आ गई। आपने क्या पूछा, ये पहला पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या इक्वेशन है, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, यही तो है। एच न्यू मतलब एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, बल्कि 400 नैनोमीटर की लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू। 12,400 वाला कितना काम आ रहा है फॉर्मूला, बताया था मैंने। 12,400 ले लो एच सी की वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, डिवाइडेड बाई लैम्डा हाउ मच 400 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में लेना है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम माइनस डब्ल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, 3 जीरो से ये यहां पर लग गया, तो 4 या 12 1.1 माइनस 2 कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के 1.1 वोल्ट तक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड केई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। तो ये था क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लें। Let us take another question. मान लो एक क्वेश्चन ऐसा हो, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा कहे कि kinetic energy of photoelectron from a metal is doubled when wavelength of incident light, when wavelength of incident light is reduced from is reduced from 2000 angstrom to 1600 angstrom. Find first work function of metal and second threshold wavelength.
लैम्डा नॉट। ये क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज डबल्ड व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 2000 एंगस्ट्रॉम टू 1600 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ वर्क फंक्शन मेटल का कितना, थ्रेशोल्ड, सिंपल, 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करो, आइंस्टीन्स इक्वेशन। क्या थी इक्वेशन? के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में लिख लो तो क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। यही है ना, राइट। के ई मैक्स डबल हो गया, मान लो ये x था जब एच सी अपॉन वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम थी माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, और ये 2x हो गया जब वेवलेंथ घटा के 1600 हो गई माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है। ये कहा है क्वेश्चन ने, एक काम करो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर दे, x से x कैंसिल आउट हो गया, एच सी कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो गया। करियो सॉल्व जरा, तो यहां से जरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो गई, यहां 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 अपॉन 1600 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 1000 माइनस 2 अपॉन लैम्डा नॉट। 2 अपॉन लैम्डा नॉट माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, तो 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1000 माइनस 1 अपॉन 1600। देखना तो 1600, एक काम करो 1600 ही ले लो, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.6 माइनस 1, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू 1600 अपॉन कितनी आ गई वैल्यू 0.6, तो कितना हो गया ये 16000 अपॉन 6, तो 6 2 3 8000 मतलब यहां से 3 दूनी 6 6 18 6 7 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज द वैल्यू। देखो गाइज, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है, दिस वैल्यू इज 2667 एंगस्ट्रॉम, और चाहो तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक और फाइंड आउट कर लो, इट्स अप टू यू। सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट। तो ये है वैल्यू लैम्डा नॉट की, इतने एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अच्छा, फिर क्या चाहिए हमें? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई, वर्क फंक्शन। तो फर्स्ट W इज तो पता है ना वर्क फंक्शन कितना होता है, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट 12400 ले लो, ये बढ़िया फॉर्मूला है 12400 वाला, लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था हमने। अपॉन लैम्डा नॉट दिस इज 2, इसे ऐसे ले लो 8000 अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई वैल्यू। तो बस 3 ऊपर आ गया, ये 3 जीरो से यहां लगा लो डेसिमल, 8 1 4 44, 8 5 40, 4 0 1.55 इंटू 3, तो 3 5 15 15 और 1 16, 1 3 और 1 4 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लेना, यही आंसर है, चेक कर लेना एक बार, गुणा भाग चेक कर लेना भाई। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ ग्राफ्स देखते हैं। पहले यहां तक की बात नोट करो, फिर आगे की बात कहेंगे। Well, various graphs of photoelectric effect
देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ तो आप समझते हो ना, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस और y एक्सिस, ये तो जानते हो ना। ऐसे ही मान लो पैराबोला की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होता है, एक होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। मालूम है कि नहीं, अब मुझे कैसे पता, मैं तो आपको मेरे सामने ऐसे थोड़ी बैठे हो, मानूं या नहीं मानूं कि आपको आता है या नहीं। ग्राफ्स पढ़ा दूं क्या थोड़े से ग्राफ, 5-10 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे, ग्राफ्स बता ही देता हूं। थोड़े से ग्राफ देख लो, जनरल ग्राफ देख लो। ये तो ग्राफ्स, ये जनरल ग्राफ लेते हैं, यहां लेते हैं जनरल ग्राफ्स। जैसे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, जरूर पता होगा, फिजिक्स में इतना तो बतलाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट हमारा फंक्शन है या वेरिएबल है, एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, वेयर m इज द स्लोप। और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, डिपेंडेंट वेरिएबल को वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, एंड इट इज लाइक दिस। सो दिस इज द इंटरसेप्ट। मान लो ये इंटरसेप्ट जो है वो c है और इसका जो स्लोप है वो m है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये तो आप समझते हो, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन वी विल शो लाइक दिस। जैसे यहाँ तो पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, स्लोप कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये ओरिजिन है, मान लो यहाँ कट करता वो, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता था। तो इंटरसेप्ट एंड स्लोप कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। इक्वेशन में जो m और c की वैल्यूज है। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन। अभी जनरल ग्राफ ही ले रहे हैं। जैसे मान लो पैराबोला की बात करें, पैराबोला, पैराबोला भी दो होते हैं, एक y इज इक्वल टू सम के एक्स स्क्वायर और दूसरा b y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर कैसा होगा? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। हालांकि हमारे जितने भी पैरामीटर्स, केमिस्ट्री में जो पैरामीटर्स होते हैं, जनरली वो पैरामीटर्स सब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हम नेगेटिव पैरामीटर्स लेते नहीं हैं। मैथ्स वाले तो सब कुछ कंसिडर करते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, x की -1 वैल्यू रखो तो भी y सेम होगा, और x की +1 वैल्यू रखो तो भी y सेम होगा। तो x की जो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज हैं, x एक्सिस ये हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो x की दोनों तरफ की जो वैल्यूज हैं उनके लिए y वुड बी सेम, सो y वुड बी पॉजिटिव, सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। कि x अगर बढ़ाओगे तो y बढ़ना है, चाहे हम x पॉजिटिव लें चाहे वो नेगेटिव लें। तो ये वाला पैरा हुआ, तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करेगा, सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू विल कम। ये मान लो -1 है, ये +1 और ये -1, बट स्टिल द वैल्यू इज सेम, y इज सेम। y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। y की दो वैल्यूज के लिए x की सेम वैल्यू होगी, सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, सिमेट्रिकल टू द x एक्सिस, ये सिमेट्रिकल टू द y एक्सिस, सिमेट्रिकल टू ऑफ कोर्स k शुड बी पॉजिटिव, k शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी ये बात कह पाओगे। तो अगर k ग्रेटर देन 0 है तो y विल बी पॉजिटिव। तो इस वाले ग्राफ को आप एक काम कर दो, डॉटेड बना दो, दिस विल बी द ग्राफ मेनली। अगर k पॉजिटिव हुआ तो y पॉजिटिव ही होगा, तो y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ये भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इस टाइप से नीचे नहीं आएगा ग्राफ। अच्छा, यहां पर अगर k पॉजिटिव है, k ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ये x, ये y, ये होते हैं पैराबोला। y की दो वैल्यूज के लिए x will have only a single value, so symmetrical to the axis, symmetrical to y axis,
सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है ये ग्राफ। तो ये हुआ पैराबोला, ये रेक्टेंग स्ट्रेट लाइन। एक और ग्राफ होता है कॉमनली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है वो भी पहले ये बना लो, फिर मैं अभी तो हम मेन मुद्दे से भटक गए, थोड़ा भटक नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं, हो सकता है फिजिक्स में हो गया हो ये सब। हमें तो इसकी बात करनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स थोड़ा बाद में आ जाएंगे, पहले जनरल ग्राफ की बात कर लें, क्या मालूम आपको ना पता हो। तो ये तो हुआ पैराबोला, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, y is equal to kx square, and this is y square is equal to kx, symmetrical to x axis like this। एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं बाकी के ग्राफ्स भी लेता हूं। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी लेना है। जैसे थर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नाम बड़ा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऊंची दुकान फीके पकवान। अबे कहावत तो सुनिए ना, ये प्रोवर्ब्स बोलते हैं इनको, मुहावरे भी बोलते हैं इनको, हिंदी में पढ़ते हैं अपन। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इक्वेशन होती है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप जब गैसेस स्टेट पढ़ोगे चैप्टर, तो वहां पे बॉयल्स लॉ इसी पर बेस्ड होगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लो k है अपॉन x। तो ऑब्वियसली x अगर बढ़ाओगे तो y घटेगा, x अगर घटाओगे तो y बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इस टाइप का होगा, y वर्सेस x। अगर हम अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। वैसे तो ग्राफ ऐसा होता है, देखो इस टाइप का। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट हम थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, वी आर मोस्ट, क्योंकि हमारे सारे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। एक्स हम और वाई पॉजिटिव लेके बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई घट रहा है, एक्स घटा रहे हैं तो वाई बढ़ रहा है। कट नहीं मारेगा ग्राफ, कट नहीं मारेगा, इट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। सो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये वाला कौन सा है फिर? अगर x माइनस होगा तो y भी तो माइनस होगा। x और y दोनों नेगेटिव हो तो भी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट ही होगा। तो इट विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अदरवाइज इट विल बी मोस्टली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो वी आर मेनली कंसर्न्ड विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कुछ ग्राफ थे, ये काफी हैं। अब बात करते हैं अपने ग्राफ्स, वेरियस ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप इसे भी नोट कर लो, फिर हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। नोट करें इसको। देखो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कुछ ऐसी थी, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वर्क फंक्शन, कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल, कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल। For a given metal, this is constant. तो इसका मतलब इसको अगर हम y फंक्शन मान लें और फ्रीक्वेंसी को x फंक्शन मान लें तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ वुड बी लाइक दिस। फ्रीक्वेंसी न्यू, दिस इज काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स का जो वेरिएशन होगा, तो ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो स्लोप इज माइनस डब्ल्यू, सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। Straight line and slope is equal to h, which is equal to tan theta, and this is theta। हॉरिजॉन्टल से जो स्ट्रेट लाइन का एंगल है दैट इज थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज थीटा। तो स्लोप h इज इक्वल टू h, तो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जहां जीरो हो जाएगी, तो दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड दिस, जहां पर एक तरीके से फ्रीक्वेंसी, ये जो वैल्यू है इंटरसेप्ट, दिस इज माइनस डब्ल्यू, इंटरसेप्ट इज माइनस डब्ल्यू, स्लोप इज दिस एंड इंटरसेप्ट इज माइनस डब्ल्यू। अब नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो माइनस डब्ल्यू के बराबर रखेंगे, तो डब्ल्यू की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। डब्ल्यू नेगेटिव नहीं होता, डब्ल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, बट चूंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो माइनस डब्ल्यू, और माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू रखोगे उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ है, इसको डॉटेड क्यों शो किया? बिकॉज देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। अच्छा, और ग्राफ देखें तो जैसे मान लो ये वाला ग्राफ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट। फोटो करंट इसी बात पे डिपेंड करती है, फोटो करंट आई। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल से इजेक्ट हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते, दे डिपेंड ऑन फोटोन फ्लक्स। तो फोटोन फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, फोटोन फ्लक्स, और सिंपली इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, इंटेंसिटी, फोटो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी बोल देते हैं कई बार। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी या फोटोन फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब ज्यादा फोटोन टकराओगे, तो मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट, फोटो करंट विल लीनियरली इंक्रीज। तो फोटो करंट लगातार बढ़ती जाती है इफ द फोटोन फ्लक्स और द फोटो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज्ड, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी टू बी सेम, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी टू बी सेम, एंड ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा मत करना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी रखो, फिर देखो कि करंट तो आ ही नहीं रही, कुछ ना आने का है, एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो इस तरीके से फोटो करंट कहते हो। अच्छा, फोटो करंट को हम इंटेंसिटी से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे जैसे फोटोन फ्लक्स बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ती चली जाएगी, लीनियरली करंट विल इंक्रीज as the photon flux is increased। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर फोटो करंट विल नॉट डिपेंड ऑन। फोटो करंट आई और ये फ्रीक्वेंसी है, मान लो फ्रीक्वेंसी न्यू पर डिपेंड ही नहीं करता। इट इज लाइक अप टू ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर यू विल से दैट दिस इज इंटेंसिटी। तो अब फोटो करंट ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज द फोटो करंट फॉर दिस पर्टिकुलर फोटो इंटेंसिटी I1।
और फोटो फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स आई। आप 100 फोटोन टकरवा रहे थे, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी कुछ ना हुआ, बट जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई एक पर्टिकुलर करंट वाज ऑब्जर्व्ड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो भी करंट में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये वाला ग्राफ थोड़ा कम समझ में आता है स्टूडेंट्स को, फिर समझ लो क्या बात कर रहे हैं, और जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखो। क्या बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पर फोटो करंट डिपेंड नहीं करती। आप जीरो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट टकरा रही है मेटल से, कुछ भी ना हो रहा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा आई, अचानक से करंट ऑब्जर्व हुई। दिस इज द करंट फॉर द गिवन फोटोन फ्लक्स। ये आई कांस्टेंट रखा हुआ है, 100 फोटोन टकरा रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये 100 ही है, 100 है, ये कांस्टेंट है। उसके बाद कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, नो फोटोन फोटो करंट इज सेम फॉर ए गिवन फोटोन फ्लक्स। हाँ, अगर आप ऐसे कर दो, यही फोटो करंट हमने कहा था, ये मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, I1, I2, I2 इज ग्रेटर देन I1, ये इंटेंसिटी है फोटोन फ्लक्स। अब क्या ग्राफ है? अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ भी ना हुआ, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड जैसी जाएगी करंट विल बी ऑब्जर्व्ड। सो दिस इज द करंट, दिस इज द करंट, this is I1, this is I2, of course I2 is greater than I1। कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, अगर फोटोन फ्लक्स I1 था तो करंट विल बी कांस्टेंट। अगर फोटोन फ्लक्स बढ़ा दोगे देन करंट विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट विल नॉट इंक्रीज। इसका मतलब फोटो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहां से ये बात मालूम पड़ती है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स हैं कि इंक्रीजिंग द frequency beyond, increasing the frequency does not increase, does not increase photo current I। increasing the frequency does not increase the photo current। photo current तो फोटोन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में समझ में आएगा ये सब। किसी किसी को तो एक बार में समझ में आ जाता है, हाँ क्लिक करिए, मैंने तो समझा दिया, और मैं 3 बार बोल चुका हूं इस बात को, और एक बार में आता भी नहीं समझ में। जब हम कह रहे हैं कि भाई समय लगेगा, 1-2 दिन 4 दिन लग सकते हैं इस बात को पूरी तरीके से समझने में, जब बार बार इस पर जमोगे और समझोगे तो इट विल कम टू योर ब्रेन, टू योर माइंड। एकदम से पढ़ के समझ में ना आया और टेंशन ले लो, इससे कोई फायदा ना है। आराम से रखो, आ जाएगा सब समझ में। आज ना आएगा, कल ना आएगा, परसों आ जाएगा समझ में। टेंशन नहीं लेनी है बस, टेंशन से कोई युद्ध ना जीता जाता है। प्रसन्न चित्त रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया सो, बढ़िया पढ़ाई करो, लाइफ विल गो गुड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये थे ग्राफ्स रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक आखिरी टर्म बचा है विच इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 क्या है, एक बार पहले इसको नोट कर लें, फिर मैं अगले उसमें लूंगा। अभी अगले का मतलब इसको बस क्लीन करने के बाद लेंगे। नोट इट डाउन। Now write the heading stopping potential. V0
व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? ये एक्सटर्नल एक पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ रिवर्स पोलैरिटी विच व्हेन अप्लाइड, डीएक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ये टू बी अप्लाइड सो दैट द फोटो करंट बिकम्स जीरो एंड देयर इज नो exhibit or there is no showing the photoelectric effect. तो लिखो it is the deaccelerating potential difference to be applied so that the photoelectron of maximum kinetic energy is stopped and not able to reach receiving plate. It is the deaccelerating potential difference to be applied so that the photoelectron of the maximum kinetic energy is stopped and not able to reach to the receiving plate, or it is the deaccelerating potential difference at which there exhibits no photoelectric effect. There exhibits no photoelectric effect. कैसे समझ लेते हैं? चलो देखो, ये था एक, आपने मैंने समझाने के लिए ये एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट टाइप का लिया था। और हमने इस बार पोलैरिटी उल्टी कर दी। अभी तक तो क्या था कि इसको पॉजिटिव बनाया था, अब इसको नेगेटिव बनाना है। दिस न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, इसको प्लस बना दिया, इसको रिसीविंग प्लेट इज मेड नेगेटिव दिस टाइम ताकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड। दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस बैटरी अटैच्ड या कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटी। Battery attached in ATTACH attached in reverse polarity, deaccelerating potential difference apply कर दिया। ये receiving plate is नेगेटिव, इस बार नेगेटिव कर दिया। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो हैं नेगेटिव, तो वो रिपेल करेंगे। सुन लो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। इस बार बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दिया, बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दिए। इस बार रिसीविंग प्लेट को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रखा है, और जो इमिटिंग प्लेट है, इजेक्टिंग प्लेट है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट कर रही है, जिस पर फोटॉन्स टकरा रहे हैं, लाइट टकरा रही है, वो इस बार पॉजिटिव रखी है। तो लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे, बट यहां पर हमने रिवर्स पोलैरिटी का एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो ये प्लेट नेगेटिव हो गई, तो रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे एंड द करंट विल बी लाइक दिस आई। आप ये जो रिवर्स पोलैरिटी का जो डीएक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी नॉब बढ़ा दो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो। डीएक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, जो हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन कम काइनेटिक एनर्जी वाले थे, वो नहीं पहुंच पाएंगे, करंट विल डिक्रीज।
डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, एक पॉइंट ऐसा होगा कि मोस्ट काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी इस रिसीविंग प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा एंड द करंट इन द आउटर सर्किट विल बिकम जीरो। दैट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जब V नॉट के बराबर हो जाएगा तो I विल बिकम जीरो। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो करंट इन द आउटर सर्किट। यही तो लिखा है आपने। तो it is the deaccelerating potential difference to be applied so that the photoelectron of the maximum kinetic energy is stopped and not able to reach the receiving plate. That value of the potential is called stopping potential. नाम से मालूम पड़ रहा है stopping potential, stop कर देने वाला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टॉप कर दिया, करंट बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है रिवर्स पोलैरिटी का, डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, उससे सबसे तेज दौड़ता हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन जिसकी के मैक्स थी वो भी जीरो हो गई। तो एक तरीके से वी कैन से दैट EV नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैटरी विल बी एबल टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन। तो के मैक्स के बराबर ही तो हो गया ये। तो फिर इक्वेशन क्या बन गई? EV नॉट इज इक्वल टू के मैक्स, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। From here, stopping potential can be calculated. Stopping potential या voltage can be calculated. So this is how we can say. तो इसका मतलब क्या हुआ? Stopping voltage या stopping potential का मतलब वो potential, deaccelerating potential जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक दे एंड करंट क्या हो जाए? फोटो करंट जीरो। दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जरूर याद रखना है, इट इज अ डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। दौड़ते हुए को स्लो डाउन करना, डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इतना स्लो डाउन करना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब इट इज नॉट एबल टू रीच टू द रिसीविंग प्लेट। तो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट इज इट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक आध दो क्वेश्चन और भी लेते हैं ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। इसको नोट करो और एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं, नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन लेट अस टेक वन क्वेश्चन। डेटा कुछ ऐसा ले लेते हैं। हाँ, मान लो ये हो क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट the frequency of light used. Find first H upon E value, second work function of metal, अच्छा क्या ग्राफ दिया हुआ है? कुछ ऐसा दिया हुआ है, गिवन फ्रीक्वेंसी इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वोल्ट। वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, एंड दिस इज न्यू नॉट। यहां जीरो हो गया,
दिस वैल्यू इज 1.656। ये दिया हुआ है, करो सॉल्व। गाइज लुक एट द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्राफ दिया हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट h/e। अब आपको इक्वेशन पता है क्या? इक्वेशन से ग्राफ ऐसे सॉल्व ना होते हैं, इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन इज व्हाट? EV0 इज इक्वल टू क्या था वो? Ke max, यही इक्वेशन थी ना, इज इक्वल टू h न्यू माइनस W, राइट? अब जरा देखना, V0 को क्या लिख सकते हो? h न्यू अपॉन E माइनस W अपॉन E। ये y फंक्शन है और फ्रीक्वेंसी x फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से जरा देखोगे तो h अपॉन e कितना है? इट इज इक्वल टू स्लोप। एंड व्हाट इज स्लोप गिवन? ये मान लो थीटा ले लिया विच इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा तो समझते हो ना, दिस इज हाउ मच? 1.656 अपॉन हाउ मच? 1 to 5, 5 minus 1, तो 1.656 अपॉन 4। यहां से सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.41614। दैट्स इट, यही आंसर है। दिस इज आंसर, यही आंसर है। समझ के, सोच समझ करके इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो स्लोप आया ये, अच्छा साथ में वर्क फंक्शन कह रहे हैं, वर्क फंक्शन कह रहे हैं तो जरा इंटरसेप्ट देखना कितना आएगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर तो सकते ही हो। तो यहां से वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इनफैक्ट ये जो ग्राफ है ये कहीं यहाँ के कट होगा, उससे मतलब नहीं है। चलो W अपॉन E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1, ये तो पता नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 1.656, तो वहीं पे जरा देख लो, एक तरीके से यहीं से आ गया स्टॉप। ये जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो है ये न्यू नॉट, तो न्यू नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो फिर W कितना हो गया? h न्यू नॉट, तो 6.62 × 10⁻34 इंटू 1 × 10⁻14, तो 6.62 × 10⁻, कितना हो गया? h न्यू नॉट वर्क फंक्शन, तो ये वैल्यू हो गई -20। एक काम करो, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, पहले जूल था। अब ये गुणा भाग जब तक खुद नहीं करोगे तब तक ना आएगी आपको, तो जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.662 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कैलकुलेशन कर लेना, आंसर शायद कुछ ऐसा आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन वुड बी 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज इट, यही आंसर हुआ, यही आंसर है। सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। तो इंटरसेप्ट इस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो यही वैल्यू थी। दैट इज इट, यही आंसर हुआ। 16 चौका 64, हाँ यही वैल्यू आ गई। तो ये थे क्वेश्चंस गाइस बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक आध क्वेश्चन और भी ले लेंगे इसके ऊपर। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेंगे, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, प्रैक्टिस करें घर पर। वेल एक क्वेश्चन ये है कि ए लाइट सोर्स ऑफ पावर 16 watt
emits light of 310 nanometer. All photons are made to strike a metal plate of work function W is equal to 1.5 electron volt. Find magnitude of current photocurrent if 50% of incident photons eject photoelectrons. करो सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करें। A light source of power 16 watt emits light of 310 nanometer. All photons are made to, और जितने photons वहां से eject हुए are made to strike on the metal plate of the work function 1.5 electron volt. Find magnitude of the photocurrent, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फोटो करंट कितनी होगी if 50% of the incident photons eject photoelectrons. करो सॉल्व। पहले तो कितने फोटॉन्स निकले वो निकाल लो, पर इंटू टाइम, पर सेकंड निकाल लो, तो पर सेकंड t 1 सेकंड ले लो, पावर 16 वाट, तो एनर्जी 16 इंटू 1 इज इक्वल टू इतने जूल एनर्जी। मान लो x फोटॉन्स आर रिजेक्टेड आउट, 12,400 अपॉन इंसिडेंट 3100, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, 1.6 × 10⁻⁻19, इससे मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ी मेहनत करो आप। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे हैं ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी मेहनत में कमी है। IIT JEE एडवांस्ड के लिए पढ़ाई चल रही है सब, ये मेन तो उसमें ही कवर हो जाता है। और ये सब क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है कि JEE मेन में नहीं आ सकते, आजकल तो मेन में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। जब से ये क्वेश्चन 30 से घट के 25 किए ना इन्होंने न्यू पैटर्न में, इन JEE 2020 में भी जो आए थे, इंस्टेड ऑफ 30 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 90, मतलब 90 क्वेश्चंस की जगह 75 क्वेश्चंस जब से पूछने शुरू किए हैं तब से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है। तो लाइट सोर्स ऑफ द पावर 16 वाट इमिट्स, तो ये दिया हुआ है, यहाँ से x नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं पर सेकेंड, तो x की वैल्यू जरा देखें तो ये 2 0 से 2 0, 3 चौक बार ये 4 बार, 4 से ये 4 बार, और 4/16, तो 16 दूनी 32, 2.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये प्लस 19 हो गया। यही हुआ फोटॉन्स पर सेकेंड। इतने फोटॉन्स इजेक्ट आउट हुए, इतने फोटॉन्स इमिट हुए फ्रॉम द सोर्स। क्वेश्चन ने कहा कि 50% ऑफ इट, जब ये मेटल से टकराए तो 50% ऑफ इट ओनली इज इजेक्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम मेटल कितने दिए हैं? 50% ऑफ x, तो कितना 1.25 इंटू 10⁻19 फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो इसका मतलब पर सेकेंड कितनी करंट जा रही होगी? करंट तो क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, तो चार्ज निकालना है, इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो करंट कितनी हो गई? करंट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻19 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या आ गया? कूलम्ब पर सेकेंड, एम्पियर। कूलम्ब पर सेकेंड लिख दो, कूलम्ब पर सेकेंड, एंड कूलम्ब पर सेकेंड क्या होता है? करंट एम्पियर में। सो वैल्यू ये तो कैंसिल आउट हो गया, 16 और ये कितना हो गया? 16 दूनी 32, 3
टू एम्पियर इज द आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर सुन लो एक बार क्वेश्चन क्या है। गाइस क्वेश्चन में दिया हुआ है a light source of the power 16 watt emits light of 310 nanometer. All photons are made to strike on the metal of work function this. Find magnitude of the photocurrent if 50% of the incident photons eject photoelectrons. ठीक है, आप पहले ये निकाल लो कि सोर्स जो बल्ब है 16 वाट का, उससे कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड। आ गए। क्वेश्चन ने कहा कि ये सारे फोटॉन जब मेटल से टकराए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब निकले तो वो 50% ही निकल पाए, तो 50% ऑफ इट ये निकल गए। और हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इतना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट, एम्पियर, 2 एम्पियर। अच्छा सर ये क्यों दिया है, ये क्यों? वर्क फंक्शन का यूज क्या है? चेक करने के लिए कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो आप चेक कर लो 310 नैनोमीटर है, तो इसकी जो एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी या फोटोन की एनर्जी कितनी है 12400 अपॉन लैम्डा 3100, 20 से 3 चौक 12, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ग्रेटर देन W। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। यस, इट विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी जब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ये पर्पस था, इसका कोई यूज नहीं है कैलकुलेशन में, बट यूज सिर्फ इतना है कि यस लाइट जो है वो कैपेबल है या नहीं है। सो इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन, ए गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड इट। रटना नहीं है, समझना है। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गाइस दिस इज ओवर, दैट्स इट फॉर नाउ।